गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमने ये सीखा कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा हो तो वहाँ पे बच्चों आपका क्या प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, जो नॉन कंजर्वेटिव होगा, जिसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं डिफाइन कर सकते लेकिन ईएमएफ डिफाइन कर सकते हो। ठीक, उसके बाद दो फॉर्मूला मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग आर इंक्रीज करेंगे तो फील्ड हमारा इंक्रीज करेगा। फॉर्मूला क्या आया था बच्चों? E इक्वल्स टू आर अपॉन 2 इंटू डी बी बाई डी टी। और उसके बाद फील्ड के बाहर भी हमने देखा था, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और उसके लिए जो फॉर्मूला था बच्चों वो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, आप याद करो वहां पे रेडियस इनवर्स में चला गया था। हमने एक बहुत अच्छा सा ग्राफ भी ड्रॉ किया था। ठीक है बच्चों, इसके अलावे हमने अपने डीपीपी के बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। आज की बात आगे करते हैं, तो आप पहले हेडिंग दे दो, दिस इज लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ओके चलो, दे दिया हेडिंग आपने। अब आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन जो कि एरोडोम में भी दिए हुए हैं और कुछ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बच्चे, ये अभी ट्रेंड में आ रहा है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दैट्स वाई हम लोगों को इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो अभी देखो, पहले मैं सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप जरा समझ के मेरे को ढंग से बताना कि क्या करना है नहीं करना है। ओके चलो, तो आपको बताना है यहां पे कि जो करंट का डायरेक्शन है, करंट को एरो से मार्क करना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए। तो पहली बात सुनो, ये मान लो एक लूप है, ठीक है, एक सबसे सिंपल, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पेस में गिवन है। और बच्चों ये दिया गया है यहां पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के हिसाब से, है ना, डिक्रीज कर रहा है। फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। फील्ड ये डिक्रीज कर रहा है एज टाइम इंक्रीजिंग, टाइम बढ़ने के साथ फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो पहले आप ये बताओ कि करंट इसमें इंड्यूस कौन से डायरेक्शन में होगा, सोच के देखो। बहुत आराम से बच्चों हम लोग बता सकते हैं कि फील्ड डिक्रीज हो रही है तो लेंस के हिसाब से इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड डिक्रीज हो रही है। तो अपने को क्या करना है? इसको सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट करने के लिए एक फील्ड जनरेट करना होगा जो फील्ड इनवर्ड में ही हो। और ऐसा कब हो पाएगा बच्चों? जब इसमें करंट कैसे चल रहा होगा? क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज करंट चलेगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में आपका जो है इसका भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो अंदर घटते हुए फील्ड को घटने से रोकेगा। आप तो जानते हो ना, लेंस यही तो बोलते हैं, जिस वजह से वो करंट पैदा होगा ये उसका विरोध करेगा। तो फोर्स तो बहुत इजी था, आपने आराम से सॉल्व कर दिया। अब इसी को थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। देखो, अगर मान लो फिर से लूप इस तरीके से ही दिया हुआ है, लूप ऐसा दिया हुआ है, ठीक, लूप ऐसा दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अभी किधर है आपका? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी किधर है बच्चों? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और ये फील्ड टाइम के हिसाब से डिक्रीज हो रही है, फील्ड टाइम के हिसाब से डिक्रीज कर रही है, ठीक है। लेकिन लूप में अब एक ट्विस्ट कर दिया गया है। ये लूप कुछ इस तरीके का है, समझ में आ रही है बात? कैसे कैसे ये हमने ड्रॉ किया, ध्यान से देखो। मतलब कि ये एक आपका सर्कुलर लूप तो है, लेकिन इसको बीच में इस वायर से भी कनेक्ट किया गया है। तुमसे क्या पूछा गया है बच्चों कि आप बताओ, ये पॉइंट मान लो, आप इसको M मान लो, इसको N मान लो, तो आपको इन तीनों वायर में कहोगे 3 वायर्स कौन कौन है? ऊपर वाला, बीच वाला और ये नीचे वाला। इन तीनों में बताना है करंट की डायरेक्शन को। जस्ट सोच के देखते हैं। देखो, अगर ये बीच वाला नहीं होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जैसे यहां हमने क्लॉकवाइज मूव करवाया। क्यों? तो इनवर्ड फील्ड डिक्रीज कर रहा है, उसको घटने से रोकना है, तो इसने उसको सपोर्ट किया। लेकिन बात अगर यहां पे करोगे, ध्यान से सुनो, अगर यहां बात करोगे तो अब क्या करें हम? यहां पे तो भाई एक लूप ये भी है, एक लूप ये भी है, फिर क्या करें? तो सुनो मेरी बात, या ध्यान से सुनो। ये जो कनेक्टिंग वायर Mn है,
ठीक है ना। पहली बात, हम लोग इसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू करते हैं। मान लो यहां से करंट चला, यहां से करंट चला आई, ठीक है, करंट चला आई, लेंज के हिसाब से सपोर्ट करना चाहता है क्योंकि फील्ड डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट करना चाहेगा ताकि उसकी वैल्यू घटने से रोके, घटना चाहेगा तो घटने से रोके। तो देखो करंट ऐसे आएगा, आई ऐसे आएगा। तुमने ये सोच लिया, मान लो कि चलो करंट यहां पे आया, फिर जंक्शन लॉ से ये करंट दो पार्ट में बट गया, ये I2 और ये हो गया I1, क्लियर। और फिर ये I2 और I1 यहां ज्वाइन होके चला गया I। देखने में तो ये बहुत सही लग रहा है कि ऐसा ही होगा, I आएगा और I1 I2 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर वापस रीज्वाइन होगा। लेकिन बच्चों एक बात सोचो, कि अगर कोई करंट इस तरीके से आता है और इस जंक्शन पे ऐसे दो भाग में बट गया, आप जरा सोच के देखो, या ध्यान लगा के देखना, ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से में क्या कोई फर्क है? क्या कोई फर्क है? सिमेट्री से जैसा ऊपर वाला है वैसा ही तो नीचे वाला है। तो आखिर क्यों इसको I दिया जाए और क्यों इसको I2 दिया जाए? तो सिमेट्री से, फ्रॉम सिमेट्री हम लोग कह सकते हैं, फ्रॉम सिमेट्री हम कह सकते हैं बच्चों I इक्वल्स टू I2, और I अगर I2 के बराबर है तो ऑटोमेटिकली I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो I1 क्या हो जाएगी? 0। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे करंट जो है सेम ऐसा ही एंटी क्लॉक चलेगा, और ये जो बीच में जो करंट हमने शो किया है, इस करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ऐसे दिमाग लगाना है, समझ गए ना? ऐसे दिमाग लगाना है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्लियर। चलो आगे देख बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग यहां पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ठीक है ना? आप ये समझ गए। चलो मैं एक और एग्जाम्पल आपको अच्छा सा सॉल्व करके देता हूं। मान लो कि एक लूप, ये C नंबर है, एक लूप है जो कुछ ऐसा है, और ये एक दूसरा लूप हो गया। अब ये दो लूप हो गए। अब एक बात समझो, यहां पे हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया। ध्यान से देखते जाना, ऐसा क्वेश्चन एक बार जेईई एडवांस ने भी पूछा है। तो हमने इस वायर को ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहां पे तुम क्या करना है, फील्ड है इनवर्ड, फील्ड आपका यहां पे क्या है? इनवर्ड, फील्ड है आपका इनवर्ड, और ये इनवर्ड फील्ड आपका देखो फिर से डिक्रीज ही कर रहा है, सब में मैं वही बोल रहा हूं। तो आपको यहां पे सोच के बताना है। टोटल 3 वायर्स हैं, ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला है, एंड दिस इज कनेक्टिंग, ठीक है? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो आपको इन तीनों वायर में करंट के डायरेक्शन को शो करना है। ध्यान से सुनो और सोच के बताओ, जल्दी से बताओ, सोच के बताओ, तीनों में बताना। चलो देख लिया आपने, अब आंसर मैच करो। देखो पहली बात कि फील्ड डिक्रीज हो रही है ना, यहां पे डिक्रीज हो रही है, तो इनमें करंट इस तरीके से फ्लो होना चाहिए ताकि वो क्या करे? सपोर्ट करे, घटने ना दे। सपोर्ट करने का मतलब है घटना चाहता है, घटने नहीं देंगे। तो देखो क्या होगा, पहले अंदर वाले वायर के हिसाब से चलते हैं। तो बच्चे अंदर वाले वायर में भी करंट कैसे चलना चाहिए? क्लॉकवाइज। और बाहर वाले में भी कैसे चलना चाहिए? क्लॉकवाइज, है ना? तब ना दोनों का फील्ड इनसाइड जाएगा। तो मान लो बाहर वाले में हमने एक करंट भेजा I1, कितना भेजा? I1। और अंदर वाले में भी चलाया हमने कितना? I2। तो ये चला I1, ये चला I2। अब देखो ये यहां पहुंचा। अब यहां पे सोचना है कि इस बीच में क्या होगा, इस बीच में क्या होगा। थोड़ा और ट्विस्ट कर देते हैं। मान लो यहां भी हमने ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। आपको इन सभी जगह पे बताना है। लेकिन आप सोचो, फिर से वही लॉजिक लगेगा कि जैसा अपर हाफ है वैसा ही तो लोअर हाफ है, और यही लॉजिक यहां भी लगेगा, जैसा अपर हाफ है वैसा ही तो लोअर हाफ है। अगर अपर हाफ में आपने I2 माना है तो बच्चों लोअर हाफ में भी जो करंट होगा वो क्या होगा? I2।
तो यानी I2 आया और I2 गया, I2 आया और I2 गया। तो इसका मतलब है कि इस सेक्शन में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं जाएगा। तो यहां भी करंट आप लिख देंगे 0। तो सीधी सी बात है, बाहर वाले में I1 चलेगा, अंदर वाले में I2 चलेगा। कनेक्टिंग वायर में यानी करंट इन कनेक्टिंग वायर विल बी 0। कनेक्टिंग वायर में बच्चों करंट क्या होगा आपका 0। आ रही है बात समझ में? तो इसको आप अच्छे से समझ लो। यहां पे इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको ऐसे सॉल्व कर देना है कि कनेक्टिंग वायर में करंट 0 होगा, क्योंकि आप देख रहे हो। अब इसमें हम लोग एक फेरबदल करेंगे और फिर उसके बाद मैं एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन दूंगा। तो पहले आप ये समझ गए ना कनेक्टिंग वायर में क्यों 0 हुआ? क्योंकि सिमेट्री से ऊपर वाले में I1 तो नीचे वाले में भी I1। तो सीधी बात है, इस जंक्शन पे कोई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब एक नेक्स्ट डायग्राम देखो, यहां भी फिर से हमने एक डबल लूप ही लिया है, ठीक है ना, डबल लूप लिया है। तो बच्चों एक लूप आपका ये हो गया, ठीक, और इसके अंदर ये दूसरा लूप हो गया छोटा वाला। अब यहां पे एक चेंज मैं करूंगा। अभी आप देखो, अभी आप देखते जाओ, डायग्राम बनाना मत। अभी ये इस तरीके से हो गया, कुछ समझ में आ रही है बात? ये अंदर में टर्न लेके ऐसे और फिर ऐसे, ये सी के आकार का हो गया। अब जरा देखो यहां पे, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर है? इनवर्ड अगेन। और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है। तो अब आपको यहां पे करंट का डायरेक्शन सोच के बताना है। तो जरा सोचो और आंसर दो, दिमाग लगाओ कि बताओ कि यहां पे जो करंट फ्लो होगा आउटर वायर में कैसे फ्लो होगा, इनर वायर में कैसे फ्लो होगा, ये आप सोच के बताओ। जरा सोचो, सोच लिया आपने? चलो देखते हैं। पहली बात सुनो, जो करंट है आपकी वो कैसे फ्लो होगी। तो एक काम करते हैं, पहले लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फिर से फील्ड जो अंदर की ओर घट रही है, तो आप जल्दीबाजी में ऐसा कर सकते हो कि इसमें भी क्लॉकवाइज, जैसे देखो यहां इसमें भी क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज आपने भेज दिया I1 और I2। लेकिन एक भारी दिक्कत आएगी आपको, आपके पास। पिछली बार क्या था ना कि इसमें इंडिपेंडेंटली I2 घूम सकता था, इसमें इंडिपेंडेंटली I1 घूम सकता था, लेकिन इसमें I1 करंट अगर ये ऐसे जाएगा और इसमें I2 जाएगा, तो भाई करंट में करंट टकराएगा, थोड़ी टकराएगा नहीं। तो इसका मतलब है ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिया कि दोनों में आपका क्लॉकवाइज, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ लेंज को फॉलो किया और आप भूल गए कि लेंज के साथ साथ एक किरचॉफ लॉ भी हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में। तो किरचॉफ का भी आपको यूज करना था, और किरचॉफ को अगर आप यूज करते तब तो सीधी सी बात है, सर्किट में आपका करंट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे करंट में करंट टकराएगा नहीं, किसी पोर्शन पे जितना करंट आता है उतना करंट जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों में से कोई एक ही ट्रू है, दोनों में से कोई एक ट्रू है। कहने का मतलब है कि अगर बाहर वाले में आप लेंज के अकॉर्डिंग क्लॉक चलाओगे तो अंदर वाले में एंटी क्लॉक चलाना पड़ेगा ताकि सर्किट कंप्लीट हो, या अंदर में क्लॉकवाइज करोगे तो बाहर में एंटी चलेगा। तो सवाल है किसके अकॉर्डिंग काम होगा, है ना, किसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो बच्चों आपको तो पता है कि जितना बड़ा लूप होगा, जितना आउटर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, है ना। तो बड़े लूप के हिसाब से डिसीजन लिया करो, बड़े लूप के हिसाब से डिसीजन लिया करो। यानी लेंज को भी फॉलो करवाओ, किरचॉफ को भी फॉलो करवाओ, लेकिन लेंज को फॉलो करेगा कौन? जो आउटर वाला है वो, क्योंकि नेट फ्लक्स जो होना चाहिए, जैसे देखो अगर अंदर वाले में हम अपोजिट चला भी दें तो नेट जो है वो लेंज के फॉलो में ही जाएगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि बड़े लूप में, बाहरी लूप में, हमने तो कल देखा है डेरिवेशन में कि जो फील्ड की वैल्यू होगी वो बाहर वाले में ज्यादा होगी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को, यानी ईएमएफ बाहर वाले लूप का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अंदर वाले का, तो बाहर वाला ही डिसाइड करेगा। तो बच्चों यहां पे I1 के जगह आप ऐसा करो,
I1 के जगह लिख दो I, यानी करंट I चलाओ, और ये जो करंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, फिर से मैं इसको सही से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखो ये हो गया आपका, ये ऐसे, ये ऐसे। तो मतलब I करंट आएगा और वो I करंट ही यहाँ पे ऐसे आएगा, वही I करंट ऐसे आएगा, वही I करंट ऐसे आएगा, फिर I करंट ऐसे आएगा, फिर वो I करंट। यानी आपको ये ध्यान रखना होगा कि लेंज के साथ साथ आप किरचॉफ का भी ध्यान रखेंगे। दोनों ही लूप में सेम करंट चलेंगे, लेकिन जो डिसीजन लिया जाएगा वो बाहर वाले के हिसाब से। क्लियर? अब देखो, ऐसा ये क्वेश्चन इरोडोव का दिया हुआ, इरोडोव में ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको जेई ने कैसे पूछा वो मैं बताता हूं। तो पहले इनको राइट डाउन कर लो आप। तो बच्चों, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका जेई एडवांस में आया हुआ है। आप जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये उस क्वेश्चन से मैच करता हुआ आपको दिख रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, लेकिन फर्क क्या है कि ये टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहा है। ये टाइम के हिसाब से बच्चों बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो आपको ए और बी और सी और डी के बीच में करंट का डायरेक्शन बताना है कि ए से बी करंट जाएगा या बी टू ए, या सी टू डी जाएगा या डी टू ए। अब प्लस मैग्नीट्यूड भी बताना है। एक तो करंट का मैग्नीट्यूड इसके केस में I1 है और इसके केस में I2 है। तो पहली बात सुनो, आप इसको सॉल्व करो एक बार, फिर मैं बताता हूं। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। क्या आपने सॉल्व कर लिया? चलो देखते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, अगर देखा जाए तो ये एक लूप है ना। कुछ देर पहले अपना वो एक सर्कुलर लूप था और ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। फर्क तो यही है। अब अपने को लेंज को भी फॉलो करना है और प्लस अपने को फॉलो करना है किरचॉफ को। तो सर्किट कंप्लीट होने के लिए ये पूरा एक लूप हो गया, एक ही लूप हो गया। तो इसका मतलब है ये बात तो सबसे पहले अपने को लिख देना चाहिए कि दोनों में फ्लो होने वाला करंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी, I1 और I2। अब ये डिसाइड करना है कि किसमें क्लॉकवाइज होना है, किसमें एंटी क्लॉक। तो सुनो, मेरी बात सुनो। अब तुम्हें और एक आइडिया आ गया कि बाहर वाले लूप के हिसाब से या जो बड़ा लूप है उससे डिसीजन लेना है अपने को। तो दोस्तों, यहां फील्ड आपकी इंक्रीज हो रही है। फील्ड क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। फील्ड आपकी इंक्रीज हो रही है। तो फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इसको अपोज करना है, इसको बढ़ने नहीं देना है, इसको घटाना है। तो घटाना है तो इसका मतलब इसमें जो भी करंट इंड्यूस होगा उस लेंस के हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आना चाहिए तो दोनों लूप चाहेगा कि हम एंटी क्लॉक लेके जाए करंट। कैसे ले जाए? एंटी क्लॉक। लेकिन तुम जानते हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों में एक सेंस में होगा तो फिर करंट में टक्कर हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जो बाहर वाला लूप है उसके हिसाब से काम करो। तो सीधी सी बात है बच्चों, करंट ऐसे फ्लो होगा, यानी करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे आएगा एंटी क्लॉक ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, यहां से आएगा, यहां से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब है कि आप देखो एंटी क्लॉक करंट गया, मतलब करंट की जो डायरेक्शन हो गई किधर से किधर हो गई? बी टू ए। बी से ए की तरफ आया और सी से डी की तरफ गया और सी से डी। तो सोचो, ये डायरेक्शन हो गया करंट का, है ना। डायरेक्शन हो गया करंट का, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपका यहां पे बी टू ए एंड सी टू डी, ठीक है ना। एंटी क्लॉक क्यों? लेंज के हिसाब से। और दूसरा, किरचॉफ को भी वैलिड रखना है। इसके लिए बाहर वाले लूप में अलग सेंस होगा, अंदर वाले में अलग सेंस होगा, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम। ठीक है, तो इसे लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो बच्चों देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहां पे आप देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका इनसाइड है। आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड किसका फंक्शन है? टाइम का। और ऐसा लिखा हुआ है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ फील्ड डिक्रीज कर रहा है। अब देखो, ये एक इंटरेस्टिंग लूप है। अब आपको बताना है दोनों लूप में करंट का डायरेक्शन, दिमाग लगाना आप। और ये देखो, ये जो वायर यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है ना, इसका मतलब तार जो है वायर इसके ऊपर से है। तो आपको ये दो सर्कल दिख रहे हैं, आपको बताना है कि दोनों में सेम मैग्नीट्यूड का करंट चलेगा कि नहीं चलेगा,
और दूसरी बात कि दोनों में करंट का सेंस क्या होगा। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। कर लिया आपने? चलो देखते हैं बच्चों, देखते हैं। देखो फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक, और डिक्रीज कर रहा है, तो इसको घटने नहीं देना है, लेंस के अकॉर्डिंग घटने नहीं देना है, बढ़ाने की कोशिश करना है। तो इसका मतलब करंट आपको घुमाना है क्लॉकवाइज। करंट कैसे घुमाना है? क्लॉकवाइज, जिससे कि इस फील्ड को सपोर्ट मिले। तो अगर इसमें आप सोचो कि आप इसमें करंट क्लॉकवाइज चलाते हो और इसमें भी अगर क्लॉकवाइज ही अगर आपने चला दिया, तो फिर ये करंट ऐसे आया और ये करंट ऐसे आया, ये दोनों तो टकरा जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा तो संभव नहीं कि करंट में करंट टक्कर हो जाए। तो इन दोनों में एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक में क्लॉक चलेगा तो दूसरे में सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एंटी क्लॉक चलाना पड़ेगा। तो अब तुम खुद समझ सकते हो किसमें क्लॉक किसमें एंटी क्लॉक। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। तो सीधी सी बात है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग डिसाइड करेंगे लूप के साइज से, जिसका एरिया, जो ज्यादा एरिया, बड़ा एरिया कवर करके रखा हुआ है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे। तो इसके हिसाब से आपका होगा क्लॉकवाइज, और इसमें मजबूरन बच्चों, इसमें मजबूरन जो करंट होगा आपका, वो आपका होगा एंटी क्लॉक। ओके, तो इसमें देखो ऐसे आया करंट, ये आई करंट आ रहा है, ये आई करंट आ रहा है, यही करंट आई इसमें आ रहा है, फिर यहां से ये आई इस तरीके से आई, फिर यहां से आया और फिर ये आई। I1 नहीं, उसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आप समझो। तो इस तरीके से आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आधारित क्वेश्चन के में करंट के डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो लिख लो इसे। तो बच्चों अब आप जैसा कि हेडिंग देख रहे हो, सेल्फ इंडक्शन, समझ गए ना। इंडक्शन का मतलब आप पहले समझो, इंडक्शन का मतलब क्या हुआ। इंडक्शन का मतलब हुआ कि आप कहीं पे फ्लक्स को चेंज कर रहे हो तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, करंट इंड्यूस हो रही है। तो जो आप यहां, पहले तो आप हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो आप। फिर देखो, अब बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों और बहुत एग्जाम में आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, आपके बोर्ड्स में भी आएंगे, कंपटीशन में भी आएंगे, हर जगह आएंगे। तो पहली बात सुनो, इंडक्शन का मतलब तो अपने को पता है। इंडक्शन का मतलब है इंड्यूस, है ना, इंड्यूस। और क्या इंड्यूस होगा बच्चों? तो इंड्यूस क्या होगा? ईएमएफ, ईएमएफ होगा। और अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी इंड्यूस होगा। ठीक, अच्छा, ये जो इंड्यूस होगा, ये इंडक्शन कब होगा? व्हेन यू चेंज द फ्लक्स, इफ फ्लक्स इज चेंजिंग, फ्लक्स, अब देखो इस टर्म से ही मैं पूरा आपको क्लियर कर दूंगा। इफ फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लक्स चेंज हो रहा हो। जो टर्म आपको थोड़ा सा यहां पे हैरान कर रहा होगा वो है ये सेल्फ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फ? सेल्फ का मतलब क्या हुआ? आखिर ये सेल्फ वर्ड हमने क्यों यूज किया? क्योंकि तभी से हम इंडक्शन तो पढ़ ही रहे, लेकिन ये सेल्फ का मतलब क्या हुआ? तो सेल्फ का मतलब अभी क्या होगा वो अभी आपको समझ में आएगा। सेल्फ का मतलब अगर देखें तो सेल्फ का मतलब होता है अपना, खुद का, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है खुद का मतलब क्या हुआ? तो सुनो, हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि अगर कोई कॉइल है, ये मान लो कॉइल है, ठीक, ये कॉइल है। अब इसके सामने जो सबसे पहले जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था, तो यहां देखो ये एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, क्लियर। अब इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले मैग्नेट को हम लोग इसकी तरफ लेके आए, तो बच्चों सीधी सी बात है, इससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस कॉइल से क्या हो रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। तो आपने क्या देखा था कि जैसे जैसे इसको क्लोज लेके आएंगे तो इससे पास होने वाली लाइंस क्या होंगी? ज्यादा से ज्यादा होंगी। तो फ्लक्स चेंज होने से यहां पे आपका क्या होता था? ईएमएफ एंड करंट जो होता था वो इंड्यूस होता था। लेकिन अब बात सुनो, ये जो लाइनें हैं क्या इस कॉइल के अपने मैग्नेट का है? क्या इस कॉइल के अपने फील्ड का है? तो नहीं। इस कॉइल का एरिया जरूर तुमने लिया, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो इसके इस बार मैग्नेट के हैं। यानी ये जो कॉइल है इसमें आपका
एरिया आपने इसका जोड़ लिया फ्लक्स के कैलकुलेशन के समय, लेकिन फ्लक्स में तो दो चीज लोगे ना, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक एरिया। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट का है, एरिया इसका है। अगर सोचो कि अगर ये कॉइल का एरिया भी उसी का हो और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी का हो, तब भी तो फ्लक्स आ सकता है। किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड तो हो ही सकता है। जैसे मान लो कॉइल में अगर करंट चल रहा है, कॉइल में क्या चल रहा है, करंट, तो उस मूविंग करंट की वजह से वो एक तरीके से समझो बार मैग्नेट की तरह रोल प्ले करता है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देख रखा है। तो एक करंट कैरिंग कॉइल भी आपका बार मैग्नेट का काम कर सकता है, और अगर वो बार मैग्नेट का काम करेगा तो उसमें भी आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर क्रॉस कर रही होंगी वहां से, तो सोचो उस कॉइल का एरिया भी खुद का हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी खुद का हो गया, MFLS भी खुद का हो गया, तो वो फ्लक्स भी उसका खुद का हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऐसे फ्लक्स को सेल्फ फ्लक्स बोलते हैं, खुद का फ्लक्स, यानी फ्लक्स ड्यू टू इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, खुद के मैग्नेटिक MFLS से जो फ्लक्स बनता है उसको हम लोग सेल्फ फ्लक्स बोलते हैं। तो यहां जो सेल्फ वर्ड आया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा सेल्फ का मतलब यहां जो हम लोग सेल्फ यूज करेंगे, यानी फ्लक्स, फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेम कॉइल, उसी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का। आ रही है ना बात समझ में। तो अब सुनो, अब पूरा टर्म आपको क्लियर हो गया। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब इट इज द फिजिकल प्रोसेस, इट इज द फिजिकल प्रोसेस, ये एक भौतिक प्रोसेस है इन विच इन EMF और करंट विल बी इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, and the flux that is changing is produced by its own field। मतलब ये एक करंट या EMF के इंडक्शन का प्रोसेस है जो करंट के ये फ्लक्स के चेंज करने की वजह से आती है, और वो जो फ्लक्स है वो खुद के फील्ड से आता हो। ठीक है, अब जब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। आप क्या करो, आप हेडिंग दो, और हेडिंग के नीचे ये टर्म्स चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। मैंने इसको आपको समझाया है, अभी मैं सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन लिख के दिखाता हूं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप हेडिंग दो और मन हो तो ये सब लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते। तो बच्चों देखो, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है यहां पे सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में देखो मैंने क्या लिखा, इन केस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल्स, अगर मान लो कहीं पे करंट कैरिंग कॉइल्स है, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, तो उनका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, and due to magnetic field flux is linked, and नहीं होगा, linked through these coils। तो फ्लक्स भी लिंक करेगा बच्चों, फ्लक्स वहां से क्या करेगा, लिंक्ड करेगा। ठीक है, दिस फ्लक्स इज नोन एज सेल्फ फ्लक्स। ये फ्लक्स जो जाना जाएगा बच्चों सेल्फ फ्लक्स। क्यों, तो भाई एरिया भी अपना और मैग्नेटिक फील्ड भी खुद का, अपना ही MFLS अपने ही एरिया से क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे फ्लक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ फ्लक्स। ओके, एंड इफ वी चेंज द करंट थ्रू दीज कॉइल्स, अगर इन कॉइल से अगर आप करंट चेंज करोगे, देन फ्लक्स थ्रू कॉइल विल चेंज, तो फ्लक्स भी चेंज करेगा, एंड दिस विल इंड्यूस EMF, और ये क्या करेगा, अगर फ्लक्स चेंज करेगा तो EMF इंड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। इन दोनों लॉ को फॉलो करते हुए वहां पे EMF इंड्यूस होगा, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। और ये पूरा प्रोसेस जो है बच्चों सेल्फ इंडक्शन। तो एक तो ये डेफिनेशन आप याद रखना, छोटा मोटा डेफिनेशन एग्जाम में आता है। अब हम लोग इसके कैलकुलेशन पे जाते हैं और देखते हैं इसका यूज क्या है। और अब आपको जो मैंने सोलेनॉइड पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स वाले चैप्टर में, वहां से आपको इसका यूज होगा। ओके बच्चों, ठीक। तो बच्चों यहां पे देखो आप कि मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, और देखो इन कॉइल्स में आपका करंट फ्लो हो रहा है। करंट देखो ऊपर से आ रहा है, नीचे जा रहा है। मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है, यहाँ पे डॉट दे दिया, यहाँ से क्रॉस। इसका मतलब करंट ऊपर से ऐसे आया, ऐसे गया। तो निश्चित तौर पे इसका MFLS इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ हमने इस पूरे
सर्किट में एक बैटरी लगाया, एक ऐसा ही बैटरी हमने यहाँ पे लगाया जिसके ईएमएफ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसका ईएमएफ की जो वैल्यू है वो चेंज हो, है ना, बैटरी की संख्या या जैसे भी हो, हम लोग यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस लगाएंगे जो वेरिएबल ईएमएफ यहाँ पे देगा। अगर ईएमएफ वैरी करेगी बच्चों तो निश्चित तौर पे करंट भी वैरी होगी, और करंट अगर वैरी करेगी तो ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, दिस ऑल्सो विल वेरिएबल, ये भी वेरिएबल होगा। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, सीधी सी बात है, अगर ये वेरिएबल होगा तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स जो होगा वो भी वेरिएबल होगा, और अगर फ्लक्स वेरिएबल होगा तो यहाँ पे आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये ईएमएफ तो सर्किट का है, ये तो बैटरी अलग से लगाई गई है सर्किट में करंट चलाने के लिए, लेकिन एक और यहाँ पे ईएमएफ पैदा होगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और वो क्यों पैदा हुआ? फिर से सुनो मेरी बात, आपने बैटरी जो मेन सर्किट की बैटरी है उसके ईएमएफ को चेंज किया किसी भी मींस से, उसको चेंज करने से करंट चेंज हुआ, करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से फ्लक्स चेंज हुआ, और ये चेंजिंग फ्लक्स अल्टीमेटली वहां पे क्या पैदा कर दिया? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये पूरा जो प्रोसेस है बच्चों, ये आपका सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा, क्योंकि कॉइल, इसी कॉइल का एरिया भी लोगे और इसी कॉइल का आपका क्या ले रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट्स व्हाई यहां पे हम लोग किसी का यूज कर रहे हैं? सेल्फ टर्म का यूज कर रहे हैं। अब देखो, अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल फॉर्मेट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक बात सुनो, हमने ये पढ़ा है कि फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अगर ये जनरल फॉर्मूला था, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो आप ऐसे भी लिखते थे इसको कि बी डॉट ए, है ना। हमने ये पढ़ रखा है पहले से, क्लियर। चलो अब एक बात सुनो, तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू बी। फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड के। और यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें चलने वाले करंट से पैदा हुआ है। और तुमने मैग्नेटिक फील्ड का जितना भी फॉर्मूला देखा था जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में थे, हर फॉर्मूला में करंट का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, चाहे वो हमने इनफाइनाइट वायर की वजह से निकाला हो या सर्कुलर कॉइल की वजह से। हर एक फॉर्मूला में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली करंट पे डिपेंड करता था। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस कॉइल में चलने वाले करंट के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2, देखो फाई किस पे डिपेंड कर रहा है? B पे। B किस पे डिपेंड कर रहा है? I पे। तो इनडायरेक्टली फाई जो है, इसका जो सेल्फ फ्लक्स है, यानी इस लूप का जो सेल्फ फ्लक्स है, वो इसमें चलने वाले करंट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बहुत सिंपल है भाई, करंट जितना ज्यादा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इसके सेल्फ फ्लक्स जो है, इसका जो सेल्फ फ्लक्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग ए कांस्टेंट। तो देखो हम लोग यहां पे एक कांस्टेंट का यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे? तो ये प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक कांस्टेंट माना जिसका नाम रखा L। क्या नाम रखा? L। तो ये हो गया फाई इक्वल्स टू एल आई। अभी हम लोग बात करेंगे L के बारे में। तो देखो हम लोग के पास अब एक इक्वेशन आ गया, फ्लक्स निकालने का एक नया इक्वेशन। फ्लक्स के लिए पहले से इक्वेशन आपके पास ये था, लेकिन अब ये फ्लक्स का एक नया इक्वेशन है, खासकर सेल्फ फ्लक्स निकालने में ये बहुत मदद करेगा। अब कहोगे कि सर ये I क्या है? I तो इसमें जाने वाला करंट को दिखा रहा है ना, और ये L क्या है? तो ये L जो है बच्चों, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। दिस इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। क्या नाम है इसका? पॉजिटिव कांस्टेंट। अब ये पॉजिटिव कांस्टेंट होने के साथ साथ और क्या है सो मैं बता रहा हूं आपको। इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या नाम है बच्चों?
सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे कैपेसिटेंस होता था बच्चों, वैसे ही ये है सेल्फ इंडक्टेंस। कौन? L, जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब ये L किन बातों पे डिपेंड करेगा मैं इसके बारे में बताता हूं, पहले आप इसको राइट डाउन करो। तो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये किसी भी कॉइल का, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल की एक उसकी प्रॉपर्टी होती है ना, जो किस बात पे डिपेंड करती है। तो लाइक कैपेसिटेंस, इसको हम लोग थोड़ा रिलेट करेंगे कैपेसिटर के केस से। जैसे कैपेसिटर आपका दो चीज पे डिपेंड करता था, प्लेट्स की ज्योमेट्री पे, है ना, ज्यामितीय संरचनाओं पे, और बीच के मीडियम पे। तो बच्चों यहां भी हम लोग का ये सेल्फ इंडक्टेंस है, ये भी कॉइल के ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि उसकी लेंथ क्या है, एरिया क्या है, रेडियस क्या है, इन बातों पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो तुम देखना। और साथ ही साथ मीडियम पे, तो कहोगे मीडियम वो जो आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है कि किस प्रकार का सब्सटेंस है, जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, फेरोमैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है ना। तो खैर उसकी बात यहाँ भी हमने चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो कि उसके चेंज करने से भी ये चेंज हो सकता है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन ए में जियोमेट्रिकल पैरामीटर, और बी में हम लोग लिखेंगे मीडियम प्रेजेंट इनसाइड द कॉइल, है ना। तो ये दो चीजों पे, तो इसको मैं भी डिराइव करूंगा तो आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसकी एसआई यूनिट, तो बच्चों इसकी जो एसआई यूनिट है वो है हेनरी, हेनरी को ऑनर किया गया। आप हेनरी को शुरू में हम लोग देखे थे ना कि फैराडे और हेनरी दोनों ने मिलके एक्सपेरिमेंट किया था अलग अलग जगहों पे। तो फैराडे के नाम से तो पूरा लॉ ही है, तो हेनरी के नाम पे हेनरी को ऑनर करने के लिए इसके एसआई यूनिट को रख दिया गया, ठीक है ना, इसको H से। लेकिन एक हेनरी बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो प्रैक्टिकल यूनिट बच्चों, प्रैक्टिकल यूनिट जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है वो हो जाएगी मिली हेनरी। प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो जाएगी? मिली हेनरी। एंड 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 10⁻³ हेनरी। 1 मिली हेनरी जो है बच्चों वो 10⁻³ हेनरी के इक्वल है। क्लियर? तो दोस्तों ये आपका इसके बारे में है। अच्छा, एक और इसका हम लोग अल्टरनेटिव यूनिट बना सकते हैं। जैसे देखो हमने क्या ही फॉर्मूला देखा, फाई = Li। इसको कुछ रिलेट करो, हालांकि ये कोई सचमुच का कोरिलेशन नहीं है। जैसे कैपेसिटर के लिए Q = CV, Q = CV, वैसे ही देखो फाई = Li। तो जब भी L अपने को निकालना होगा तो फ्लक्स को हम लोग I से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो वहां से आपको इंडक्टेंस उस डिवाइस का पता चल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आप देखो L के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। अच्छा, इसका यूनिट जो होता है बच्चों फाई का, वो होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। और करंट का क्या है? फाई का और करंट का क्या है? एम्पियर, AMP। तो L का एक और भी लिख सकते हैं हम लोग, WB, वेबर पर एम्पियर, ये भी बोल सकते हैं, हालांकि हेनरी ही बोलेंगे। क्लियर? चलो अब देखो, अब हम लोग के पास क्या इक्वेशन आ चुका है? फाई = Li। तो अगर सीधी सी बात है, अगर I आपका टाइम का फंक्शन है, मान लो करंट कहीं बदल रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लक्स करंट पे डिपेंड कर रहा है, L तो कांस्टेंट रहना है। तो आपका फाई भी क्या होगा बच्चों? फाई भी फंक्शन होगा टाइम का। और जैसे ही फाई टाइम का फंक्शन होगा, फ्लक्स अगर टाइम पे चेंज करेगा तो फैराडे के हिसाब से वहां पे EMF इंड्यूस होगा। तो EMF कितना इंड्यूस होगा? तो पहले आप इसे लिखो, फिर मैं बता रहा हूं। तो बच्चों फ्रॉम फैराडेज लॉ
तो देखो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, है कि नहीं? तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस, अब देखो फाई की जगह क्या लिख दोगे, एल आई डिवाइडेड बाई डी टी। एल तो कांस्टेंट है बच्चों, तो एल आ गया आपका बाहर, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो ये आपका ईएमएफ का इक्वेशन आ गया। मतलब कि अगर सेल्फ इंडक्शन कहीं हो रहा है तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ पैदा होगा वो ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो माइनस एल डी आई बाई डी टी होगी, जहां डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना। अब ये माइनस क्या बता रहा है, इस माइनस का एक तो ये माइनस लेंज से आता है, तो वहां पे क्या था, वहां हमने ये पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी फ्लक्स बढ़ना चाहेगा तो उसको ये लोग घटाने की कोशिश करेगा, वो घटना चाहेगा तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा फ्लक्स के केस में। अब फ्लक्स से हम लोग इसको करंट में कन्वर्ट कर लिए, तो अब एक बार जरा समझें कि ये माइनस साइन क्या अपने को यहां बता रहा है। ये जो बच्चों माइनस साइन है, दिस माइनस साइन, ये इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स दैट, ये बताता है बच्चों कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस है विल अपोज द डी आई मतलब चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। अब इस बात को मैं थोड़ा ढंग से आपको समझाता हूं और आप कंसंट्रेट करके सुनना। मान लो एक सेकंड के लिए, अगर करंट आपका इंक्रीज हो रहा हो, करंट बढ़ रहा हो, तो ऑटोमेटिकली बच्चों डी आई चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि कोई चीज अगर बढ़ रहा होता है तो उसका फाइनल बड़ा होता है, इनिशियल छोटा, तो चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर यहां पे पॉजिटिव ही रहेगा तो ये नेगेटिव तो बचा रह जाएगा, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि एल तो आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है। और नेगेटिव ईएमएफ का मतलब होता है बच्चों कि बैटरी ये बिहेव करेगा बैटरी इन एंटी सेंस, ठीक है, एंटी सेंस। एंटी सेंस का मतलब ये हुआ बच्चों कि मान लो किसी सर्किट में अगर करंट बढ़ना चाहता है तो उस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपोजिट सेंस के बैटरी की तरह काम करेगा और वो चाहेगा कि करंट हम बढ़ने ना दें, जो कि लेंज के हिसाब से पक्की बात है। आखिर इस ईएमएफ की प्रोडक्शन ही इसलिए हुई थी क्योंकि करंट बढ़ रहा था, तो ईएमएफ पैदा लेने के बाद लेंज के हिसाब से उस बढ़ते हुए करंट को अपोज करना चाहेगा। अगर करंट बढ़ना चाहेगा तो इट विल ट्राई टू डिक्रीज द करंट, यानी अपोजिट सेंस के बैटरी के जैसा काम करेगा। अभी हम लोग देखेंगे भी आगे। अगर मान लो करंट घट रहा होता, किसी सर्किट में मान लो करंट घट रहा है और उसमें इंडक्शन हो गया, सेल्फ इंडक्शन हो गया, तो करंट घटने का मतलब है डी आई इन दैट केस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर डी आई यहां पे नेगेटिव आया तो एक नेगेटिव तो फॉर्मूला में पहले से है, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो उस केस में बच्चों जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा वो आएगा पॉजिटिव, यानी ये बिहेव करेगा बैटरी इन सेंस, बैटरी इन सेंस के जैसा। तो उस केस में बैटरी इन सेंस का मतलब क्या हुआ, दिस विल ट्राई टू इंक्रीज द करंट। करंट घटना चाह रहा है लेकिन ये कोशिश करेगा कि घटने ना दें और करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, खुद को अपने आप को सेंस में डाल के। आ रही है बात समझ में? तो एक तरीके से अपोज ही हो गया ना, घटना चाह रहा तो घटने नहीं दे रहा है, बढ़ना चाह रहा तो बढ़ने नहीं देना चाह रहा है। और अगर आपका आई हो गया कांस्टेंट, अगर आई कांस्टेंट हो गया बच्चे, तब तो डी आई की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ईएमएफ इंड्यूस भी हो जाएगा 0। यानी कहीं पे अगर स्टीडी करंट चल रहा है तो किसी प्रकार का कोई इंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो इसे। तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं सोलेनॉइड एज ए इंडक्टर की, है ना।
अब सही बात है, हमने प्रोसेस तो पढ़ लिया इंडक्शन, ये भी हमने पढ़ लिया कि सेल्फ इंडक्टेंस नाम की एक चीज़ होती है, लेकिन अब ये सारी प्रोसेस हम लोग कहाँ करवाते हैं। और फिर तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि हमने जो मैग्नेटिज्म के चैप्टर 2 में जहाँ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे, पहला मैग्नेटिक फोर्स था, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड था, वहाँ पे हमने सोलेनॉइड पढ़ा था, है ना, सोलेनॉइड। तो आखिर वो सोलेनॉइड हमने क्यों पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि वो सोलेनॉइड दरअसल उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर। जैसे कैपेसिटर होता है वैसे इंडक्टर। तो आज जब अभी आप सोलेनॉइड पढ़ोगे, इंडक्टर पढ़ोगे, तो जो मैंने आपको कैपेसिटर पढ़ाया आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, उसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो बच्चों सोलेनॉइड का डायग्राम याद करो। तो आपने देखा था कि सोलेनॉइड एक स्प्रिंग लाइक, जिसमें बहुत क्लोजली कॉइल्स को हम लोग इस तरीके से आपस में वेरी क्लोज डिस्टेंस पे वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। ये आपका सोलेनॉइड। मान लो इस सोलेनॉइड की लेंथ है L, लेंथ L है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो निकालने के लिए हमें इसकी रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो इसका रेडियस है स्मॉल r। क्लियर है बच्चों। इसके अलावे यहां पे एक टर्म था, याद करो आप, n। ये क्या था बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर टोटल नंबर की बात करें तो कैपिटल N इक्वल टू N इंटू L हो जाएगा। कितना सिंपल है। स्मॉल n हो गया, मान लो स्मॉल n की वैल्यू है 4, तो 4 टर्न यूनिट लेंथ में, यूनिट मतलब इकाई लेंथ में 4 टर्न्स, तो L लेंथ में कितना टर्न्स, तो सिंपल N इंटू L। तो N जो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। चलो, इसके बाद सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया था आपको। आप ये मान के चलो दिस इज आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड की क्या कंडीशन है ये मैंने आपको बता रखा है कि उसकी जो लेंथ होनी चाहिए उसके रेडियस की 10 टाइम्स होनी चाहिए। तो उसके अंदर के फील्ड को हम लोग स्पेस के हिसाब से यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट NI, है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI, ठीक है। और जो फील्ड चूंकि आपका यूनिफॉर्म है, अंदर में हर पॉइंट पे सेम है, तो एक पैरेलल लाइन से उसको डिनोट करेंगे। यानी इसके अंदर अगर फील्ड को दिखाना होगा बच्चों, तो मान लो ये ग्रीन लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ये MFLS है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से। क्लियर। अब मान लो इस सोलेनॉइड को हमने अटैच कर दिया एक सर्किट के साथ, लाइक दिस, ये एक सर्किट लगा दिया। तो ये सर्किट इसमें करंट भेजेगा, है ना, करंट इसमें सेंड करेगा I। तो I अगर करंट जाएगा तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इसके कॉइल अपने ही फील्ड में रखे हुए हैं, तो खुद का फ्लक्स होगा या नहीं होगा, सोलेनॉइड का खुद का फ्लक्स होगा कि नहीं होगा। मान के चलो, ऐसे मैं एक अलग सिंगल बना के दिखा रहा हूं, मान लो एक लूप ले लो उसका, ठीक है। तो एरिया वेक्टर तो लूप के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों आगे, दोनों तो आगे ही हो गए ना यहाँ पे। तो किसी एक लूप के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा B.A, दैट इज B πr²। एक लूप का हो गया। तो ऐसे कितने लूप्स हैं, N लूप है, तो टोटल फ्लक्स फाई नेट जो हो जाएगा बच्चों N इंटू फाई, और फाई की वैल्यू कितनी रख दोगे, तो ऑटोमेटिकली N, और एरिया की जगह πr², ठीक है। और B कितना होता है, म्यू नॉट NI, स्मॉल NI। तो बच्चों, और कैपिटल N के जगह क्या लिख सकते हो, NL। तो सारा कुछ हो गया। ये कैसे लिखे हम लोग, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे एक लूप का फ्लक्स दिया हुआ है, और ऐसे टोटल कितने लूप हैं, कैपिटल N। तो एक लूप के फ्लक्स को N से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल फ्लक्स आएगा। अब यहाँ इसको ढंग से लिखो, तो नेट फ्लक्स जो होगा बच्चों,
ये हो जाएगा NL, B के जगह लिखोगे आप म्यू नॉट N I इंटू पाई आर स्क्वायर। अब तरीके से थोड़ा लिख देते हैं। तो फाई नेट फ्लक्स जो आ रहा है बच्चों, नेट फ्लक्स जो आ रहा है N स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर L इंटू आई। ये देखो इतना लंबा सा आया निकल के। ये क्या निकल के आ गया? फ्लक्स। ये निकल के आया बच्चों फ्लक्स। अगर किसी सोलेनॉइड में, दिस इज सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड जो अब किसके जैसा काम करेगा बच्चों? इंडक्टर के जैसा। और कैसे इंडक्टर के जैसा काम करेगा वो अभी आपको समझ में आएगा। पहले तो इसकी इंडक्टेंस निकाल तो लें। तो एक सोलेनॉइड में अगर करंट आई जाता है तो उससे इतना फ्लक्स लिंक करता है। तो सोलेनॉइड का इंडक्टेंस हमको निकालना है। तो इंडक्टेंस क्या, फॉर्मूला क्या है? तो फाई इक्वल्स टू, आज ही हमने पढ़ा है, एल आई। ये कैपिटल एल इंडक्टेंस के लिए, जानबूझ के इसके लेंथ के लिए हमने स्मॉल एल का यूज किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर एल निकालना है, एल इक्वल्स टू, तो बच्चों ये बहुत आराम से लिख सकते हो फाई अपॉन आई। चलो पहले इतना लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूं आपको। अब बच्चों देखो, तो फॉर्मूला हो गया L इक्वल टू डी फाई अपॉन आई। क्लियर? तो L इक्वल्स टू यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस। तो L इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है बच्चों? फाई अपॉन आई। तो फाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाई की जगह क्या लिख सकते हैं? तो अभी हमने कैलकुलेट किया था बच्चों। तो देखो एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एल आई, है ना। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई अपॉन आई। तो देखो आई से आई कैंसिल हो गया। आप इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखेंगे। ये आपको अलग से बोर्ड में डिराइव करने को भी आएगा, और बाकी तो खैर कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है ही कि आप सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालो। तो बच्चों सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है, यू कैन सी कि म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर और एल आया। तो इसका मतलब है कि आप देख सकते हो कि इसमें ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स वाले चीज़ें इन्वॉल्व है। एक तो ये दिस रिप्रेजेंट मीडियम, जैसे ये वैक्यूम के लिए और एयर के लिए आप म्यू नॉट लिखोगे, किसी और मीडियम के लिए कुछ और लिखोगे। बाकी ये आपका क्या है? रेडियस। ये बच्चों है रेडियस। ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। और ये L जो है ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक। और एक बात तुम देख रहे हो कि ये करंट कैंसिल हो गया, मतलब ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि L डज नॉट डिपेंड ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड कहने के बजाय बेहतर होगा आप इसे इंडक्टर बोलो। तो आप जल्दी से लिख लो इसे। तो बच्चों अब बात करते हैं कि आखिर ये सोलेनॉइड जो आपका इंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ये इंडक्शन इसमें होता कैसे है, किन किन हालात में कौन कौन से कंडीशंस बनेंगे। पहली बात, जिस तरीके से हमने कैपेसिटर के लिए सिंबल यूज किया था बच्चों, इस तरीके से, है ना, ऐसा कैपेसिटर का सिंबल है। तो ये जैसे कैपेसिटर है वैसे ही अब जब ऐसे आपको किसी सर्किट में मैं बना दूं तो आप समझ जाना कि दिस इज इंडक्टर। ये क्या है? इंडक्टर, मतलब सोलेनॉइड। ये इंडक्टर यानी सोलेनॉइड का सिंबल है। क्लियर? जैसे ऊपर वाला कैपेसिटर हो गया, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर है, दिस इज इंडक्टर। क्लियर? चलो देखते हैं।
अब मान लो यहाँ पे कि कुछ इस तरीके से एक सोलेनॉइड है, ठीक है। अब 3 कंडीशन में अभी आपको दिखा रहा हूं और इसे एक बैटरी के थ्रू जोड़ दिया गया। ये ईएमएफ जो यहां पे है ये बैटरी की ईएमएफ है, एक एक्सटर्नल बैटरी है, केमिकल बैटरी है, ये मत समझना कि ये इंडक्शन वाली बैटरी है। ये मान लो कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो इससे चलने वाला करंट जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है बच्चों तो जो सोलेनॉइड से करंट गुजर रहा है वो भी कांस्टेंट होगा। तो अगर कोई पूछेगा इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो बच्चों ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा 0, बिकॉज यहाँ पे d∅dt होगा ही नहीं, क्योंकि d∅dt 0 होगा, क्योंकि I क्या है आपका कांस्टेंट। करंट चेंज ही नहीं हो रहा तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा। ऐसे भी तुम फॉर्मूला जानते हो, ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू माइनस LdI/dt। तो भाई यही di/dt ही तो 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट आपका क्या है कांस्टेंट। तो कोई ईएमएफ का इंडक्शन नहीं होगा। तो ये सोलेनॉइड में कोई इंडक्शन नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे इन 2 पॉइंट्स को के बारे में, मान लो एक पॉइंट आपने यहां बना दिया M और दूसरा पॉइंट यहां N बना दिया, कोई पूछे Vm यानी यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल, तो आप सीधा बोल दोगे इन दोनों जगहों का पोटेंशियल सेम होगा, इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस तभी आता जब ईएमएफ इंड्यूस होता। ये एक इंडक्टर कैसा काम करेगा, बैटरी के जैसा काम करेगा, जो फैराडे के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा। लेकिन जब इसने कोई ईएमएफ पैदा ही नहीं किया तो यहां और यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, है ना। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार का जो करंट है, ऐसा करंट जो कांस्टेंट करंट होता है, इसी के लिए एक टर्म और यूज किया जाता है, स्टीडी करंट। कौन सा करंट बच्चों, स्टीडी करंट। अगर किसी सर्किट में स्टीडी करंट हो तो एक सोलेनॉइड बिहेव करता है एज ए सिंपल वायर की तरह, आइडियल वायर या सिंपल वायर, जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो आप कंडीशन 1 करके लिखते चले जाओ, ये कंडीशन 1 हो गया। इसके बाद मैं कंडीशन 2 बता रहा हूं आपको, फटाफट लिखो इसे। मान लो कंडीशन 2 देखते हैं। अब ये ईएमएफ हमने वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। तो मान लो ये हमने बढ़ता हुआ ईएमएफ ले लिया, तो ऑटोमेटिकली ये एक करंट भी जो पैदा करेगा, दैट विल आल्सो इंक्रीज विथ टाइम। ये करंट भी आपका इंक्रीज कर रहा होगा। अब तो सोचो, अब तो अगर ये करंट इसमें इंक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो यहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा, ठीक है ना। और ईएमएफ इंड्यूस्ड का तो फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, -LdI/dt। ओके। और जैसा कि ये आपका क्या है, पॉजिटिव, ये आपका यहां पे क्या है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि करंट आपका इंक्रीज कर रहा है। तो ये माइनस तो इंटैक्ट रह गया, ये माइनस इंटैक्ट रह गया। इसका मतलब ये एक बैटरी की तरह काम करेगा जो एंटी सेंस में होगा, एंटी सेंस। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो आपका सोलेनॉइड है, दिस विल बिहेव लाइक ए बैटरी, जो इस बढ़ते हुए करंट को विरोध करना चाहेगा। तो सोचो, अगर करंट को डिक्रीज करना है तो आप खुद सोचो, बैटरी ये ऐसा बैटरी का बिहेव ऐसे बैटरी के जैसा दिखेगा या ऊपर वाले के जैसा दिखेगा। तो तुम खुद सोच सकते हो कि अगर ये इस बैटरी के जैसा काम करेगा फिर तो ये सेंस में ही लग गया, जबकि ये एंटी सेंस में होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब ये हुआ, इट विल ट्राई टू डिक्रीज द करंट। तो बच्चों इसका मतलब है ऊपर वाला सिंबल इसके जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो नीचे वाले को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, इसे हटा देंगे, ठीक है। जो ऊपर वाला सिंबल है वो यूज होगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर पॉइंट M ले लें और यहाँ पे पॉइंट N ले लें, तो समझो कि ये अब इंडक्टर की जगह आप किसको रिप्लेस करोगे, एक बैटरी के जगह। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स के जैसा काम करेगा और N नेगेटिव टर्मिनल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि Vm जो है वो ग्रेटर होगा किससे, Vn से। ओके। और Vm माइनस Vn जो होगा बच्चों, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा
एल डी आई बाई डी टी। कहोगे अब माइनस नहीं लिखे, भाई माइनस का जो काम था वो तो हो गया ना, इसी माइनस की वजह से तो हम बता पाए कि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। तो इसलिए वी एम माइनस वी एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ अब मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस का यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों देखो, ये इंडक्टर एक प्रकार के बैटरी का काम कर रहा है, और अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये बैटरी कैसे सेंस में लगा हुआ है, एंटी सेंस में, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो एल डी आई बाई डी टी। आपको करंट के रेट ऑफ चेंज को आप एल से मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग ऐसा प्रॉब्लम भी करके देखेंगे अभी, तो आप लिख लो जल्दी से इसे। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग कंडीशन 3 की। कंडीशन 3 में देखो, ये इंडक्टर है, यहाँ भी ईएमएफ है जो वेरिएबल है, और ईएमएफ समय के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ईएमएफ टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, ऑटोमेटिकली करंट भी आपका डिक्रीज कर रहा है। ईएमएफ डिक्रीज कर रहा है तो करंट भी क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। और अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो फिर ये एक बैटरी की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि करंट का चेंज होना मतलब फ्लक्स का चेंज होना, और फ्लक्स का चेंज होना मतलब ईएमएफ आना। तो सोचो अब क्या हुआ। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पे क्या है, करंट अगर आपका टाइम के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली डी आई जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बच्चों वो माइनस एल डी आई बाई डी टी, और इसके अंदर से भी एक माइनस निकल के आएगा। तो ये माइनस जो डी आई की जगह, डी आई की जो भी वैल्यू होगी उसके आगे तो माइनस लगाओगे तुम, और वो माइनस को क्या कर देगा, प्लस। इसका मतलब है ये बैटरी इन सेंस का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों, बैटरी इन सेंस का काम करेगा। तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट्स बना दें, मतलब ये चाहेगा कि ये करंट बढ़े, तो अगर ये M यहाँ पे है और ये N यहाँ पे है, तो इसके जगह अगर एक बैटरी से रिप्लेस करोगे, जिसने इमोशनल ईएमएफ में बैटरी से रिप्लेस करते थे रॉड को, अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो बैटरी कुछ इस प्रकार से होगी। मतलब देखो अब ये जिस सेंस में ये करंट फ्लो करवा रहा है, ये भी कोशिश कर रहा है उसी सेंस में जाए, और हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे Vn ग्रेटर होगा किससे, Vm से। यानी ये हायर पोटेंशियल का पॉइंट होगा और ये लोअर पोटेंशियल का पॉइंट होगा। और रही बात मैग्नीट्यूड की, तो Vn माइनस Vm जो होगा वो ऑटोमेटिकली मॉड ले लेते हैं एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। तो वो हम लोग मैग्नीट्यूड के हिसाब से, क्योंकि साइन के हिसाब से पहले ही हमने कर दिया, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो मॉड में ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस। एक ऐसे भी अंदर से एक माइनस आएगा तो उसको प्लस कर देगा। आ रही है बात समझ में आपको? तो इस तरीके से आप समझो कि सॉलिनॉइड जो है इंडक्टर की तरह काम करता है। इंडक्टर मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस करता है, और जब स्टीडी करंट चलता है तो ये सिंपल वायर, अगर करंट बढ़ना चाहता है तो ये अपोजिट। तो इसी को ना कभी कभी बैक ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ, जो एंटी सेंस वाला ईएमएफ है। और फिर अगर करंट घटना चाहता है तो फिर आगे लगता है। क्लियर? तो आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो, आज एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। कल हम लोग इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो लिखा हुआ है व्हेन इज करंट चेंज फ्रॉम 2 एम्पियर, है ना। करंट जो है आपका 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर हो रहा है इन 0.45 सेकेंड्स में इन ए कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 8 वोल्ट। तो इस करंट के चेंज की वजह से बच्चों, इस करंट की चेंज की वजह से क्या हुआ कि जो वोल्टेज का ये इंडक्शन हुआ वो हुआ 8 वोल्ट का। तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल निकालना है। क्लियर? जल्दी से करके देखो। कर लिया आपने सॉल्व? देखो अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम लोग सिर्फ। तो ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ है आपका 8 वोल्ट एल, और करंट में चेंज कितना आया बच्चों, तो देखो 2 फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, 2 से 4, तो चेंज तो 2 का ही हुआ ना भाई। और टाइम कितना लिया आपने इसको करने में, 0.05 सेकेंड्स का। क्लियर? तो अब यहां से देखो क्या होगा,
सो L इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो, तो 8 इंटू 0.05 अपॉन 2, तो बच्चों ये हो गया आपका कितना 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.2, तो 0.2 हेनरी इसका आंसर हो गया, विच इज बी। क्लियर है? तो इसका आंसर बच्चों आ गया आपका बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, LR सर्किट विथ DC सोर्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा इसी के ऊपर, इसी से लिंक्ड है। ठीक है, तो आप इसे राइट डाउन कर लो।